हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच कंपटीशन के आज एक और नए वीडियो में। जो वीडियो का टाइटल है टाइप्स ऑफ लोन्स एंड मॉर्गेज, और उसके हम एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। जी हां, मतलब ये कि जो लोन्स के टाइप मैंने आपको पढ़ाए थे, आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जरिए उसे और ज्यादा एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं मिलके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और ये रहा पहला क्वेश्चन। What do bank utilize a major portion of their deposit या the deposit for? मतलब ये कि बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आता है ना। अब बैंक के पास 4 डिपॉजिट आते हैं, आपको पता है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर है? ये बैंक के पास 4 डिपॉजिट आते है ना। आपको तो पता है ये दोनों जो है वो क्या कहलाते हैं, डिमांड डिपॉजिट, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट। तो जितना भी डिपॉजिट आता है, मान लीजिए इन चारों में मिलाकर टोटल जो आया वो आया 1000 रुपीज। कितना आया? 1000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट आया। तो अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट डू बैंक यूटिलाइज अ मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट फॉर। मतलब ये कि बैंक जो है, जो भी डिपॉजिट आता है बैंक के पास, उसका जो एक मेजर पोर्शन है वो किस में खर्च करता है या किस में इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। तो सिंपल है कि यहां पर लिखा है क्या बैंक लोन देता है? जी हां, बैंक तो लोन देता है। क्या बैंक गारंटी देता है? तो हां भैया, बैंक गारंटर भी बनता है। क्या बैंक इंटरेस्ट पे करता है? तो हां, कस्टमर को इंटरेस्ट भी पे करता है। और क्या बैंक कोलेट्रल जो है गिरवी रखवाता है? तो बिल्कुल कोलेट्रल गिरवी रखवाता है। लेकिन क्या बैंक कहीं कोलेट्रल खुद गिरवी रखता है ना? क्योंकि यहां पर ये लिखा रहा है कि बैंक खर्च कर रहा है, तो क्या गिरवी रखने पे भी खर्च करता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि बेसिकली यहां पर जो सही आंसर है वो बेसिकली, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बैंक किसी चीज से कमाता है, देखो आपको पता है कि जो चीजें बैंक जो कमा के देता है उसे बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं? उसे एसेट्स बोलते हैं। और जो हमें चुकाना होता है वो लायबिलिटी कहलाती है। क्लियर है? तो दोस्तों बेसिकली ये जो सारे अकाउंट्स हैं ये क्या है? ये बैंक की लायबिलिटी है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। क्योंकि इन सभी अकाउंट का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं कस्टमर को, बैंक को वापस चुकाना है ना। सॉरी, बैंक को जो है कस्टमर को वापस चुकाना है। बैंक जो है ये पैसा एक्सेप्ट करवाता है कस्टमर से, और कस्टमर फिर जो है वापस मांगते हैं, या जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो बैंक ये पैसा कस्टमर को वापस लौटाता है। तो भाई ये जो है वो लाइबिलिटीज हो गई सारी। और दूसरी बात, अब ये तो बैंक चुकाता है, लेकिन बैंक कमाता कहां से? तो हम सबको पता है कि बैंक सबसे ज्यादा कहां से कमाता है? लोन से कमाता है। बैंक का बिजनेस ही यही है ना कि भाई किसी से पैसे लेना और उस पैसे को किसी और को लोन पे दे देना। तो लोन से ही तो बैंक कमाता है। तो सबसे ज्यादा अगर बैंक कहीं पैसा खर्च करता है, उसके पास जो डिपॉजिट आता है उसका, तो ये जो है लोन विल बी द राइट आंसर। लोन पर सबसे ज्यादा उसकी खर्ची होती है, लोन पर सबसे ज्यादा जो है वो पैसा खर्च करता है ना। आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं, लोन इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखेंगे कि बैंकों के पास जितना भी डिपॉजिट आता है उसमें से सबसे ज्यादा बैंक लोन पर ही इन्वेस्ट करता है, लोन पर ही खर्च करता है, क्योंकि वो कमाई का उसका सबसे बड़ा और मेजर पोर्शन है। उसके बाद टू होम डू प्रायोरिटी सेक्टर लोन पॉइंट्स। मतलब ये कि प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब क्या? पहली बात तो किसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लोन देते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लोन देने का उद्देश्य क्या है? तो प्रायोरिटी सेक्टर मतलब बेसिकली ऐसे सेक्टर्स जिनमें हम वीक हैं, है ना, जिनमें हम कमजोर हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर हम ठीक से बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे, वो प्रायोरिटी सेक्टर कहलाते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर जो है किसकी तरफ एम करते हैं, किसको पॉइंट आउट करते हैं? तो भैया लोन बीइंग गिवन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेसेस। लोन टू कमर्शियल सेक्टर, लोन बीइंग गिवन टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, लोन टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। मैंने कहा कि प्रायोरिटी उसको दी जाती है जो सबसे ज्यादा जरूरी हो। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा? जो कि डेवलप्ड कम है, जो विकसित कम है, उसे साथ देना ज्यादा जरूरी है। जो कमजोर है उसे साथ देना ज्यादा जरूरी है। जो सक्षम है तो वो अपनी मदद खुद कर लेगा। तो सिंपल, सरकार भी जो है बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स या पीएसएल में क्या करती है? ऐसे बेसिकली क्षेत्र चुनती है, या बैंक ऐसे क्षेत्र चुनते हैं जो कि अंडर डेवलप्ड है या डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कौन से सेक्टर हैं? तो देखिए मैं बता दूं, कमर्शियल सेक्टर तो बिल्कुल नहीं है इसका आंसर, है ना। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी इसका आंसर नहीं है। लोन टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ये भी इसका आंसर नहीं है ना, क्योंकि ये कमजोर क्षेत्र नहीं है ना। अब यहां पर ये बोल रहा है कि लोन बीइंग गिवन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब छोटे उद्योग। ध्यान से देखिए आप,
छोटे उद्योग, है ना। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर, जी हाँ बिल्कुल, कृषि, एग्रीकल्चर के लिए भी। और तीसरा क्या है, स्मॉल बिजनेसेस, समझ गए आप। स्मॉल बिजनेस मतलब कि भैया छोटे बिजनेस जो भी होते हैं, छोटे व्यापार जो भी होते हैं, इन सब के लिए लोन देना जो है वो बेसिकली क्या कहलाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लोन, है ना। या मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स में इन्हीं के तहत इनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले लोन इन्हीं को दिया जाता है। ये कहलाता है पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लोन या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। आप चाहें तो आंसर जो है चेक कीजिए, देखिए आंसर जो है वो यही है कि बेसिकली लोन बीन गिवन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेसेस, ये सब जो है वो प्राइमरी सेक्टर में दिए जाने वाले लोन्स के अंतर्गत जो है वो आते हैं। ओके, नेक्स्ट बात हम करते हैं, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसबर्स शॉर्ट टर्म लोन्स। मतलब ये कि सबसे पहले तो वो पूछ रहे हैं क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, जिस पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसबर्स शॉर्ट टर्म लोन थ्रू स्टेट ओन्ड कोऑपरेटिव बैंक्स टू फार्मर्स। मतलब ये कि सहकारी बैंक किसानों को जो लोन देते हैं, है ना, और जिन सहकारी बैंकों की मालिक जो है वो कौन है, स्टेट है ना, स्टेट ओन्ड कोऑपरेटिव बैंक, मतलब कि राज्य सरकार के जो कोऑपरेटिव बैंक है ना, वो किसानों को कितने प्रतिशत इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, है ना। और ये जो है ये बेसिकली एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसबर्स शॉर्ट टर्म लोन थ्रू स्टेट ओन्ड कोऑपरेटिव बैंक टू फार्मर्स इन 2014, मतलब तब से ये परंपरा शुरू हुई थी, है ना। तो बेसिकली आपको बता दूं कि द राइट आंसर इज 0%, 0% पर जो है मध्य प्रदेश में किसानों को जो है वो लोन दिया जाता है, मतलब 0% ब्याज पर लोन दिया जाता है। और ये इसका एग्जाम्पल है, और ये परंपरा जो है बेसिकली मध्य प्रदेश सरकार ने 2014 में शुरू की गई थी, मतलब कृषि को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त लोन, और वो कोऑपरेटिव बैंक्स की मदद से। क्लियर है। चलिए आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं, 0% इज द राइट आंसर। फिर भैया अगला, Which of the following is not an example of informal lender? इनमें से कौन सा जो है इनफॉर्मल लेंडर का एग्जाम्पल नहीं है। इनफॉर्मल मतलब ये रहता है कि जिसका कोई कानूनी अस्तित्व ना हो, है ना, जो कोई सिस्टम का हिस्सा ना हो, है ना। फॉर्मल मतलब द पार्ट ऑफ सिस्टम, है ना, पार्ट ऑफ वर्क, है ना। तो इनमें से पूछा जाएगा कि कौन जो है वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब ये कि कौन जो है इनफॉर्मल लेंडर नहीं है। आप अगर गौर से देखें तो फ्रेंड्स ये इनफॉर्मल लेंडर ही है, ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हमारे देश में फाइनेंशियल मार्केट में दोस्तों से उधार लेने वाला कोई जिक्र नहीं है। फिर इसके बाद बात करें तो रिलेटिव्स, ये भी नहीं है, ये भी इनफॉर्मल लेंडर है, मतलब काम चलाओ है, ठीक है ना, पैसे का इससे लेन देन हो जाता है, लेकिन ऑथेंटिक लेन देन नहीं मानते इसको, इनफॉर्मल मानते हैं इसको, फॉर्मल नहीं। एम्प्लॉयर्स, है ना, एम्प्लॉयर से जो है वो लेन देन लेना, भैया आप किसी का काम करते हो, वो आपका मालिक है, आप उससे लोन ले लेते हो, तो वो भी इनफॉर्मल लोन कहलाता है। फॉर्मली बेसिकली बाय द प्रोसेस हमारा सिस्टम लोन लेने के लिए इन ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा सुटेबल जो हमारे सिस्टम ने बनाया वो है बैंक्स। मतलब ये कि बैंक ही इनमें से एकमात्र जो है वो फॉर्मल लेंडर है, मतलब ये कि वो इनफॉर्मल नहीं है। तो इनमें से कौन जो है इनफॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल नहीं मतलब फॉर्मल कौन है, तो ये सब इनफॉर्मल है। फॉर्मल लेंडर जो है वो कौन है, बैंक है। मतलब ये कि ऑफिशियली कानूनी बाय द प्रोसेस लोन देने के लिए इन ऑप्शंस में से यही सबसे सुटेबल जो है वो संस्था है जो लोन देती है, ठीक है, बैंक, ये फॉर्मल लेंडर है। आप चाहे तो आंसर चेक कर सकते हैं, राइट, ओके, करेक्ट। The term line of credit is frequently in news these days. What does it mean? मतलब ये कि लाइन ऑफ क्रेडिट जो है आजकल बड़ी चर्चा में चल रहा है, और इसका मतलब क्या है तो आपको बता दूं, ये चर्चा आपने कहां से सुनी होगी, ये चर्चा आपने सुनी होगी भारत का पेनिनसुला रीजन, और यहां पे आपने इस तरह से श्रीलंका देखा होगा। तो भैया श्रीलंका को इंडिया गिवन 500 मिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट।
$500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, है ना। तो ये जो $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो है, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा जो है वो पैकेज है जो गवर्नमेंट ने दिया है कि भैया आप हमसे इतना उधार ले सकते हो, है ना, और ये हम आपको सुविधा देंगे, हम आपसे कम इंटरेस्ट लेंगे, है ना, हम आपका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी श्रीलंका जूझ रहा है आर्थिक संकट से। यहां पर जो है क्राइसिस चल रहे हैं, आर्थिक संकट चल रहा है श्रीलंका में। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि भैया नहीं वो आर्थिक संकट के समय दिए जाने वाले लोन, वैसे नहीं बोलते। मतलब कुल मिला के ये कि अगर आपको कोई सब्सिडाइज दरों पर या कम इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है, डिस्काउंट के साथ दे रहा है, कम दरों पर, है ना, और बेसिकली एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर लोन दिया जाता है, तो लाइन ऑफ क्रेडिट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, इट इज लिमिटेड टू अ क्रेडिट दैट एनी इंस्टीट्यूशन कैन फॉरवर्ड। मतलब ये एक इतने क्रेडिट तक सीमित रहता है कि जो एक संस्था फॉरवर्ड कर सकती। इट इज अ फैसिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन टर्म पेमेंट। मतलब ये कि बेसिकली ये इंटरेस्ट फ्री लोन है और ये टर्म में, मतलब एक निश्चित समय के बाद चुकाना पड़ता है, तो ऐसा भी नहीं है। इट इज अ ग्रांट। क्या ये कोई मदद है? तो जी बिल्कुल नहीं, ये मदद नहीं है लाइन ऑफ क्रेडिट। इट इज अ सॉफ्ट लोन एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। मतलब कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि हमने, मतलब कि इंडिया ने अगर श्रीलंका की हेल्प की है तो हमने क्या किया, उसे सॉफ्ट लोन दिया। फ्रेंड्स, सॉफ्ट लोन का मतलब होता है भैया कि कम गारंटी पर, कम इंटरेस्ट पर जो है लोन आसानी से, कम शर्तें रखकर लोन दे देना। तो भैया हमने सॉफ्ट लोन दिया, मतलब आसानी से लोन दिया है, कंडीशंस कम रखी है, गारंटी कम रखवाई है ना, डॉक्यूमेंटेशन कम करवाया, आसानी से लोन दिया एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। तो कंसेशनल रेट इंटरेस्ट मतलब ये कि भैया यहां पर बैंक खुद डिस्काउंट देता है। देखो सिंपल सी बात होता है, एक होता है सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो गवर्नमेंट देता है। क्लियर है? मतलब ये कि अगर आपको इंटरेस्ट पर डिस्काउंट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है तो वो सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और अगर आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है इंटरेस्ट पर वो बैंक खुद दे रहा है, इसका मतलब वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, है ना। तो भैया ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये बेसिकली ये सॉफ्ट लोन है, और वो कंसेशन कौन देती है? बैंक खुद देती है, तो उसे कंसेशनल इंटरेस्ट रेट बोला जाता है। इज इट क्लियर? ये आप याद रखो। कौन सा इंटरेस्ट? कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए अब आप चाहें तो जो है इसे, ये देखिए करेक्ट है। मतलब ये कि बेसिकली लाइन ऑफ क्रेडिट जो है उसका मतलब है कि जब अगर किसी एक बैंक ने या संस्था ने किसी और को या कंपनी को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, इसका मतलब ये कि उस कंपनी को अब सॉफ्ट लोन मिलेगा, मतलब आसानी से लोन मिल जाएगा कम कंडीशंस के साथ। और दूसरी बात यह कि इंटरेस्ट भी जो है वो कम लगेगा, कंसेशन दिया जाएगा उस लोन देने वाली। जब लोन देने वाली संस्था खुद डिस्काउंट दे तो वो कंसेशनल लोन होता है, और गवर्नमेंट डिस्काउंट दे तो वो सब्सिडाइज लोन होता है। तो भैया ये कंसेशनल लोन है, और सॉफ्ट लोन मतलब आसानी से मिलने वाला लोन है, जिसे बोला जाता है क्या? लाइन ऑफ क्रेडिट। इज दैट क्लियर? श्रीलंका के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। When the loan is granted for purchase of white good is called। जब लोन जो है वो वाइट गुड की परचेस के लिए लिया जाता है, वाइट गुड की परचेस के लिए जब लोन लिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है ना। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि वाइट गुड्स क्या होते हैं। तो जैसे कि भैया रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, या एसी हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर फैन वगैरह हो गया, फिर किचन एप्लायंसेस हो गए, है ना, किचन का सामान हो गया। तो ये जो जैसे कि मिक्सी हो गई, जूसर हो गया, ये सब तो इन सब को वाइट गुड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाइट गुड्स। अब रेफ्रिजरेटर, एसी वाइट गुड इसलिए क्योंकि नॉर्मल आजकल जरूर जो है डिजाइनर गुड्स का जमाना आ गया, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब 99% जो ये प्रोडक्ट हैं ये वाइट बॉडी के हुआ करते थे, सफेद सतह वाले हुआ करते थे, सफेद रंग के हुआ करते थे, तो इनको जो है वो वाइट गुड बोला जाने लगा। तो वाइट गुड्स को परचेस करने के लिए जो लोन लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है भैया, कंजम्पशन लोन बोलेंगे। क्या कंजम्पशन मतलब? कुछ कंज्यूम करने के लिए जो है लोन। अच्छा, फिर इसके बाद
व्हाइट गुड लोन बोलेंगे क्या व्हाइट गुड खरीदने के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन बोलेंगे क्या, या बिजनेस लोन बोलेंगे, तो बिजनेस ये प्रॉपर, अच्छा उसके बाद फिर प्रोपोर्शनरी लोन बोलेंगे क्या, नहीं, तो भैया ये जो है ये प्रॉपर्टी लोन भी नहीं होगा, है ना, मतलब प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए भी नहीं होगा। दूसरी बात ये कि बिजनेस लोन भी ये नहीं होगा, है ना, बिजनेस लोन भी नहीं है व्हाइट गुड्स खरीदने के लिए। अच्छा व्हाइट गुड लोन बोलेंगे कि तो नहीं, व्हाइट गुड उसकी टर्म नहीं है, कंजम्पशन लोन इसे नहीं बोलते हैं। बेसिकली ये जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, एक बार व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदता है लंबे समय तक चलते हैं। और दूसरी बात यह कि ये खुद के यूज करने के लिए खरीदते हैं, तो लंबे समय तक जो चलता है उसे बोलते हैं ड्यूरेबल, है ना, और खुद के लिए यूज के लिए खरीदते हैं। तो हम कौन है जो खुद के लिए, जो व्यक्ति कोई प्रोडक्ट अपने स्वयं के उपयोग के लिए खरीदता है तो वो कंज्यूमर या उपभोक्ता कहलाता है, मतलब वो उस वस्तु का उपभोग कर रहा है, कंज्यूमर है वो। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, ये जो है वो कौन सा हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। कंज्यूमर मतलब वो व्यक्ति जो खुद यूज करेगा प्रोडक्ट का, और ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट। तो घर में जो लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो यही होते हैं, सब व्हाइट गुड्स वगैरह। तो इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। आप चाहें तो आंसर चेक कर सकते हैं, राइट आंसर इज कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। इज दैट क्लियर? ये कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question please. Loan given by the bank to farmers, small shop owners etc. is known as, मतलब ये कि किसानों को और छोटी दुकान के मालिकों को जो लोन दिया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो भैया किसानों को जो लोन दिया जाता है, क्या उसे हम कॉर्पोरेट लोन बोलते हैं? नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन उसे कहा जाता है जो कॉर्पोरेट कंपनीज को, बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है। ठीक है, व्यापार के लिए जो लोन दिया जाता है, क्या हम उसे किसानों को दिया लोन मान सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि व्यापार तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और यहां पर क्लियर नहीं है कि वो छोटे या बड़े किस व्यापार की बात कर रहे हैं। उसके बाद प्रायोरिटी लोन ये हो सकता है, इसके चांसेस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कॉमर्शियल लोन तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉमर्शियल लोन महंगा होता है, और दूसरी बात ये कि ये बेसिकली अलग अलग कंडीशंस में भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नन ऑफ दीज भी इसमें आंसर नहीं है ना। तो आपको बता दूं, द राइट आंसर इज प्रायोरिटी सेक्टर, है ना, या प्रायोरिटी लोन। प्रायोरिटी लोन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर किसको दिया जा रहा है? फार्मर्स को दिया जा रहा है, शॉप ओनर्स को दिया जा रहा है। मैंने कहा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उसे कहा जाता है जहां पर व्यक्ति देख रहा है कि सामने वाला जो फील्ड है जिसको लोन देना है वो डेवलप नहीं है ना। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, हाउसिंग हो गया, घर बनाना वगैरह, इरिगेशन, सिंचाई वगैरह, ये सब जो है वो हमारे अंडर डेवलप्ड है, हमें और डेवलप करना है। तो इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है? प्राथमिकता पे रखा जाता है, प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो भैया ये जो है वो प्रायोरिटी लोन कहलाएगा। किसानों को लोन देना, छोटे शॉपकीपर्स को लोन देना क्या कहलाता है? प्रायोरिटी लोन, मतलब कि प्राथमिक ऋण जो है वो कहे जाते हैं। तो उम्मीद है आप याद रखेंगे, चाहे तो चेक कर लीजिए। प्रायोरिटी लोन इज द राइट आंसर। ओके, FCNR। अब भैया FCNR क्या होता है? तो FCNR का फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। तो FCNR बैंक अकाउंट आर मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, FCNR जो अकाउंट है वो किस फॉर्म में मेंटेन किए जाते हैं? तो आपको बता दूं कि बेसिकली फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, तो नॉन रेसिडेंट को बोलते हैं NRI। क्या बोलते हैं? NRI बोले तो नॉन रेसिडेंट इंडियन। आपको बता दूं कि एक NRI जो है वो कई तरह से भारत में अकाउंट खोल सकता है। अगर वो उसकी जो कमाई है, उसका जो पैसा है वो इंडिया का है, मतलब ये कि वो इंडिया में रहता वहां विदेश में और इंडिया में कमा रहा है, तो उसके लिए अकाउंट होगा NRO अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। अच्छा, उसकी कमाई अगर विदेशी है, मतलब कि वो डॉलर में कमा रहा है लेकिन अकाउंट उसका इंडिया में खुल रहा है, तो उसे बोलते हैं NRE अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो ये तो रुपये में रहता ही है, लेकिन ये डॉलर से रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? NRE में, पर रहता जो है वो यहाँ पे रुपये में आके हो जाता है। अच्छा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये चाहता है कि भैया नहीं, हमें तो जो है फॉरेन करेंसी में ही पैसा जमा करना है, तो अगर कोई व्यक्ति है जिसने विदेश में पैसा कमाया है और वो फॉरेन करेंसी में ही डिपॉजिट करना चाहता है, तो उसके लिए ऑप्शन होता है FCNR, मतलब कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। तो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट की एकमात्र शर्त जो है वो ये रहती है कि इसमें जो पैसा है वो फॉरेन करेंसी में ही होगा।
किसमें होगा? फॉरेन करेंसी में जो है बेसिकली इसमें पैसा जमा हो सकता है या विड्रॉ हो सकता है, हमारे देश की करेंसी में इसमें लेन देन नहीं होगा। तो ये जो है वो बेसिकली अंतर है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हमें सेविंग और फिक्स डिपॉजिट वगैरह करना है, कुछ ऐसा करना है, तो भैया ये जो है दोनों ऑप्शन उसके लिए अच्छे हैं। क्लियर है? लेकिन आपको बता दूं कि इनमें एफडी भी होती है और आरडी भी होती है, मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी होता है, आरडी नहीं होती, मतलब सेविंग अकाउंट भी होता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी होता है, इसमें भी और इसमें भी। अगर आप विदेश में रहते हो, एनआरआई हो, इंडिया में पैसा कमा रहे हो, वहां रह के इंडिया से पैसा आपको मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? एनआरओ। अच्छा, उसके बाद एनआरओ पैसा, और अगर आप वहीं कमाते हो लेकिन पैसा इंडिया में जमा कर रहे हो, तो फिर आप एनआरई अकाउंट खोल सकते हो। यहां नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट का मतलब क्या हो गया? ऑर्डिनरी पैसा। और एक्सटर्नल अकाउंट का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल, बाहर का पैसा। ऑर्डिनरी पैसा मतलब इंडियन पैसा है ना, रुपी, और एक्सटर्नल मतलब बाहर का पैसा हो गया। तो भैया ये बाहर का पैसा अगर है तो वो डॉलर में यहाँ कमाते हैं, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? रुपी में हो जाता है। और अगर कोई बोले कि नहीं नहीं कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, मैं डॉलर में ही दे रहा हूँ, डॉलर में ही जमा होगा, डॉलर में ही वापस मिलेगा, तो फिर भैया उस केस में क्या किया जाता है? एफसीएनआर अकाउंट एक कस्टमर खोल सकता है हमारे देश में, जिसमें वो फॉरेन करेंसी जमा करके रख सकता है। अच्छा दोस्तों, आपके लिए एक और बात क्लियर कर दूं कि जो एफसीएनआर अकाउंट है जिसमें डॉलर में जमा होता है, तो आप नहीं चाहोगे कि बार बार हर रोज उससे पैसा निकाला जा सके, है ना। तो इसीलिए भैया यहां पर यह तय किया गया है कि जो एफसीएनआर अकाउंट है वो टर्म डिपॉजिट होता है, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए वहां पर पैसा डिपॉजिट जो है वो कर सकते हैं एफसीएनआर अकाउंट में। तो देख लेते हैं आंसर जो है हमारा सही है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एफसीएनआर बैंक अकाउंट आर मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मतलब ये कि यहां पर एक टाइम पीरियड होता है कि भैया 1 साल से लेके 5 साल, 5 ईयर, ये टाइम पीरियड होता है। मतलब ये कि अगर कोई पैसा जमा करना चाहता है, टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स टाइम के लिए, कोई हजारों डॉलर लेके आ रहा है, बोल रहा है साहब मुझे पैसा जमा करना है इसमें, तो वो कम से कम कितना टाइम ले सकता है? 1 साल। 1 साल के लिए जमा करना पड़ेगा। और ज्यादा कितना टाइम के लिए कर सकता है? 5 साल के लिए। तो वो कम 1 से लेके 5 साल तक के लिए पैसा डिपॉजिट होता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है नहीं है ना, बाकी कुछ है नहीं। इसका आंसर क्या है? टर्म डिपॉजिट। तो आप याद रखेंगे। इज इट क्लियर? और टर्म डिपॉजिट क्यों कहा? क्योंकि ये फिक्स टाइम के लिए जमा होता है, या तो 1 साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 साल। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। आपने आंसर चेक कर ही लिया है कि एफसीएनआर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट, मतलब उसमें डिमांड डिपॉजिट नहीं होता। डिमांड डिपॉजिट जिसमें अपनी मर्जी से जब चाहे पैसा निकाल लें, लेकिन इसमें अपनी मर्जी जब चाहे पैसा नहीं निकाल सकते। आपको पहले बताना पड़ेगा आप कितने टाइम के लिए जमा करो। अगर आपने बोल दिया 2 साल, तो 2 साल से पहले आप उससे पैसा नहीं निकाल सकते, निकालोगे तो फिर पेनल्टी लगेगी। चलिए फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइपोथिकेशन इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ, हाइपोथिकेशन जो है एक लोन का टाइप है दोस्तों। और आपको बता दूं, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि सिक्योर्ड लोन जो होता है, सिक्योर्ड लोन, जो सिक्योर्ड लोन होते हैं, जो सुरक्षित ऋण होते हैं, ये भाई साहब सिक्योर्ड लोन या सुरक्षित ऋण, आपको बता दूं कि इसमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कोलेट्रल रखना पड़ता है। तो जो आप कोलेट्रल गिरवी रखते हो ना, उसमें 3 टाइप होते हैं, है ना। एक होता है क्या? मॉर्गेज, एक होता है हाइपोथिकेशन, है ना, और एक होता है, आपको पता है मैं पढ़ा चुका हूं भाई, ये वो तो सिर्फ आपको याद आ जाए इसलिए मैं लिख रहा था। तो आपको पता है कि जब हम जमीन, मकान, दुकान, कोई अचल संपत्ति गिरवी रखते, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेते, तो वो मॉर्गेज लोन कहलाता है। जब आप कोई वाहन गिरवी रख के, व्हीकल गिरवी रख के लोन लेते हो, तो वो हाइपोथिकेशन कहलाता है। और जब आप गोल्ड वगैरह कुछ गिरवी रख के लोन लेते हो, तो प्लेज कहलाता है। सिंपल, जमीन, मकान, दुकान जो हिल नहीं सकता, है ना, इमूवेबल है, तो फिर मॉर्गेज बोलेंगे उस लोन को। अगर गिरवी रखा गया जो है वो व्हीकल है, मूवेबल है ना, तो वो जो है वो हाइपोथिकेशन कहलाता है। और अगर वो कोई कीमती चीज है, गोल्ड वगैरह है, उसके बदले आपने लोन लिया, तो वो प्लेज कहलाता है। तो अब आप देखो, हाइपोथिकेशन इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मूवेबल गुड्स, इमूवेबल गुड्स, बुक डेट्स, उसके बाद फिर कॉर्पोरेट गारंटी। तो भैया देखो, सिंपल सी बात है, हाइपोथिकेशन मतलब वाहन ऋण, है ना। तो वाहन ऋण किस पे? इमूवेबल गुड्स पे आएगा, मूवेबल गुड्स पे आएगा, तो मूवेबल गुड्स पे आएगा। क्लियर है? आप चाहें तो आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं।
देखिए मूवेबल गुड्स है ना, मतलब ये कि कार, बाइक वगैरह, ट्रक वगैरह, ये सब जो है अगर इनका लोन होता है सैंक्शन तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइपोथिकेशन, है ना। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मॉर्गेज इन्वॉल्व्स, मतलब एक मॉर्गेज जिसमें कि शामिल है, इन्वॉल्व है, क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको समझाया था कि भैया मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज का मतलब जब आप अपनी जमीन, मकान या दुकान गिरवी रख के जो है वो लोन लेते हो तो वो मॉर्गेज आपने किया। वो लोन कौन सा, मॉर्गेज लोन। कोई अचल संपत्ति गिरवी रख के अगर आप लोन लेते हो सिक्योरिटी के तौर पर, जमानत के तौर पे आप अचल संपत्ति, जमीन, मकान या दुकान किराए जो है वो गिरवी रखकर लोन लेते हो तो वो जो है वो मॉर्गेज कहलाता है। अब मॉर्गेज में क्या होता है, आपने मॉर्गेज कर लिया, मतलब कोई जमीन के बदले आपने लोन ले लिया। तो अब जब जमीन गिरवी रखी और आपने लोन लिया तो हुआ क्या है, क्या ओनरशिप का ट्रांसफर हुआ है? जी नहीं, हमने किसी को ओनरशिप नहीं दी, हमारा जो है वो खुद का ओनरशिप रहेगा। फिर इसके बाद बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, क्या हमने बोल दिया कि भैया हमारे घर में आके रहने लगो, जो हमने गिरवी रखा है, अगर नहीं हम ही रह रहे हैं, भले हमने गिरवी रखा है। ट्रांसफर ऑफ ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता और नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि कोई आंसर तो इसमें है, अभी हमने पूरे नहीं पढ़े, और ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकते क्योंकि ये दो आंसर तो नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली यहां पर क्या होगा कि अब ये मॉर्गेज अगर आपने किया है तो ये बैंक के सरोकार वाली चीज होगी, मतलब बैंक के इंटरेस्ट वाली चीज भी है, क्योंकि बैंक यहां पर अब जो है इससे पैसा भी कमाएगा प्लस निश्चिंत भी रहेगा कि अगर मान लीजिए किसी ने लोन नहीं चुकाया तो वो जो है इस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना लोन रिकवर कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, अब आपकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें क्या हो गया, अब बैंक को भी इंटरेस्ट आ गया। तो क्यों आपने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। कैसे किया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आपने मॉर्गेज के जरिए जमीन जो है वो गिरवी रख दी। अब जमीन गिरवी रखी है तो अब उस पर इंटरेस्ट जो है उसका सधा हुआ है, वो बैंक का भी उसमें शामिल है, मतलब बैंक भी उससे कमाएगा, बैंक का भी उसमें स्वार्थ है। क्लियर है? तो ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। डिपॉजिट अंडर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट स्कीम कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अ मिनिमम ऑफ, ओहो, FCNR के लिए, मतलब फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट जो स्कीम है, इसके लिए कितना जो है समय तक आप पैसा स्वीकार कर सकते हो, मिनिमम कितना, है ना। तो आपको बता दूं सबसे पहले तो FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, क्या है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। अच्छा, ये जो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट होता है ना, ये भाई साहब इसमें वो व्यक्ति पैसा जमा करता है जो चाहता है कि मेरा पैसा मैं किसी विदेशी करेंसी में डिपॉजिट कर रहा हूं इंडिया में, ये इंडिया में अकाउंट खुलता है ना, और कोई NRI है, इसमें क्या लिखा है, नॉन रेसिडेंट मतलब NRI। तो अगर कोई NRI है ना, तो वो इंडिया में अकाउंट खोलता है और क्या खुलवाएगा, FCNR। पर FCNR की डिमांड वो तब करेगा जब उसे क्या करना है, जब उसे सिर्फ ये चाहता है कि मेरी जो मैं करेंसी दे रहा हूं उसी में डिपॉजिट रहे। मैंने अगर डॉलर दिया है, तो यहां डिपॉजिट भी डॉलर में ही हो और मुझे वापस भी मिले तो डॉलर में ही मिले। क्लियर है? वो कहलाता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, है ना। अच्छा, अब इसमें वो बोल रहा है कि कम से कम कितने टाइम के लिए आप पैसा जमा कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा कितना, क्योंकि FCNR जो है वो क्या है, टर्म डिपॉजिट है। क्या है, टर्म डिपॉजिट है। इज दैट क्लियर? अब ये टर्म डिपॉजिट है तो कम से कम, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर है कम से कम, और मैक्सिमम जो है वो 5 ईयर है। तो इसमें जो आंसर आपको सही दिख रहा होगा वो कौन सा दिख रहा होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी जो है वो ऑप्शन बेसिकली करेक्ट है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये डी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, मॉर्गेज इज अ सिक्योरिटी क्रिएटेड ऑन, है ना, मतलब ये कि जो मॉर्गेज है वो क्या है, वो जो सिक्योरिटी है वो किस बात पे क्रिएट की गई है। तो मॉर्गेज जो है मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन गिवन बाय बैंक, मतलब ये कि मॉर्गेज जो है एक मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके बदले लोन दिया गया है बैंक के द्वारा। तो नहीं, बिल्कुल गलत पॉइंट है, निहायती गलत पॉइंट है ये तो। ठीक है, उसके बाद फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ डिपॉजिट रिसीव्ड बाय बैंक, ये एक अचल संपत्ति है जिसके लिए बैंक ने अमाउंट रिसीव किया। तो ऐसा भी नहीं है, बैंक क्यों पैसा लेगा इसके जमीन के लिए, और वो जो है वो कम से कम मॉर्गेज तो नहीं है।
फिर इसके बाद अ कंफर्मेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गिवन बाय बैंक, मतलब ये कि ये कंफर्मेशन है कि भैया ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, जो बैंक ने दी। तो बैंक क्यों इमूवेबल प्रॉपर्टी देगा, तो वैसा भी कुछ नहीं, तो ये भी गलत है। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ डिपॉजिट गिवन बाय बैंक, तो मूवेबल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही सिरे से गलत है, क्योंकि मॉर्गेज कैसा होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब एक और बचा, इसको देख लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन गिवन बाय बैंक, मतलब ये कि सिंपल सी बात, मॉर्गेज का मतलब ये है कि अगर बैंक किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बदले लोन दे देता है, अचल संपत्ति के बदले लोन दे देता है, तो उसे मॉर्गेज कहा जाता है, तो उसे मॉर्गेज माना जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल से मेरे हिसाब से ये जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन गिवन बाय बैंक, मतलब ये कि कोई लोन लेने के लिए जो है व्यक्ति ने बैंक को अगर कोई अचल संपत्ति गिरवी रखी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, तो उस केस में उसे मॉर्गेज कहा जाएगा, मॉर्गेज लोन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ बैंक्स, है ना, सिंपल। मैंने क्या कहा, अ वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ बैंक टू अ सिंगल बोरोवर इज नोन एज, मतलब ये कि एक सिंगल बोरोवर है। सिंगल बोरोवर मतलब ये कि उधार लेने वाला एक है। अच्छा, लेकिन यहां पर लिखा क्या है भैया, लार्ज लोन, वेरी लार्ज लोन, मतलब 10-12 हजार करोड़ का लोन होगा, ठीक है। अ वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ बैंक्स, मतलब दिए कौन रहा है भैया इसमें, तो ग्रुप ऑफ बैंक्स सॉरी, ग्रुप ऑफ बैंक, बैंकों का ग्रुप मिलके जब किसी एक पार्टी को बहुत बड़ा लोन देता है, मतलब ये कि अगर 10,000 करोड़ दिया तो भैया 1,000 2,000 करोड़ करके सारे बैंक मिलके उसको लोन दे, तो उसे क्या कहा जाता है, जब बहुत सारे बैंक मिलके किसी एक पार्टी को बड़ा लोन देते हैं, बैंक लोन देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं क्या सिक्योर्ड लोन बोलते हैं, क्या सिंडिकेट लोन बोलते हैं, क्या नॉन सिक्योर्ड लोन बोलते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन लोन बोलते हैं, नन ऑफ दिस, क्या क्या बोलते हैं। तो भैया देखो सिंपल सी बात है, सिक्योर्ड लोन नहीं है वो, नॉन सिक्योर्ड लोन भी हम नहीं बोलते उसे, क्योंकि डिपेंड, कुछ गिरवी रखवाया हो सकता है कुछ भी ना गिरवी, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हम स्पेसिफिक नहीं। नो डॉक्यूमेंटेशन लोन, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा जो है लोन लेन देन हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो, नन ऑफ दिस भी नहीं है। तो सिंडिकेट लोन जो है इसका राइट आंसर है। सिंडिकेट मतलब भी समूह होता है, मिलकर जो ग्रुप बनता है, मिलकर जो कार्य करता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए जो कार्य करता है, उसे सिंडिकेट बोलते हैं। तो बेसिकली इस लोन को भी सिंडिकेट लोन बोलते हैं। जब बहुत सारे बैंक मिलकर किसी एक पार्टी को लोन देते हैं तो उस लोन को क्या बोला जाता है, सिंडिकेट लोन बोला जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, सिंडिकेट लोन इज द राइट आंसर। Which is an interest free period that is to be given by a creditor to a debtor, मतलब ये कि भैया उधार देने वाले के द्वारा उधार लेने वाले को जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, है ना। मतलब इंटरेस्ट फ्री पीरियड मतलब ये कि भैया आप इस समय ब्याज मत चुका देना, ब्याज मत चुकाना इस समय का, तो भैया ये क्या है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड दैट इज टू बी गिवन बाय अ क्रेडिटर टू अ डेटर। तो क्या ये फिक्स्ड पीरियड है, नहीं है। क्या ये प्रीसेट पीरियड है, नहीं है। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, है ना, नन ऑफ दीज नहीं, एक तो है ही इसमें, और वो है आपका क्या, ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड इज राइट आंसर, जहां पर आपसे बैंक बोल देता है कि भैया आप लोन नहीं चुका रहे हो या नहीं चुका पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, आप जो है इतने टाइम तक इंटरेस्ट मत चुकाना, 1 महीना 2 महीने या 3 महीने का इंटरेस्ट आप मत चुकाना, है ना, और फिर हमें पूरा लोन जो है वो आप लौटा देना। तो मतलब ये कि बैंक ने क्या किया है, मियाद दी है ना, एक समय या टाइम पीरियड दिया है कि भैया आप जो है इतने 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर पैसा चुका दो। क्लियर है, भले ही आप इंटरेस्ट मत दो, लेकिन आप जो है 4 महीने का हम टाइम दे रहे हैं, उसमें आप पैसा हमें चुका दीजिए। तो वो क्या कहलाता है, ग्रेस पीरियड कहलाता है दोस्तों, है ना। अब मैं चाहूं तो आंसर आपको जो है देखो बता रहा हूं, तो ये देखिए, ग्रेस पीरियड इज द राइट आंसर। मतलब जब बैंक आपको इंटरेस्ट फ्री जो है
वो ऑफर देता है कि भाई कुछ समय के लिए आप इंटरेस्ट मत दीजिए, लेकिन उसके बाद फिर पूरा लोन वापस चुका दीजिए अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं। तो वो जो आपको माफी मिलती है इंटरेस्ट फ्री की, है ना, तो वो एक तरह से ग्रेस पीरियड है कि भैया इतने टाइम में नहीं कर पाए तो हम थोड़ा सा समय मौका आपको और दे रहे हैं पैसा चुकाने का, तो वो ग्रेस पीरियड कहलाता है। चलिए उसके बाद द नो फ्रिल अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक इज एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमने वीडियो में ये पॉइंट डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन ये एमसीक्यू में आया है ना। हर तरह से हम चैप्टर पढ़ने की जो है वो कोशिश इसलिए करते हैं कि अगर हमारा मेन डिस्कशन में कोई पॉइंट छूट जाता है तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं आपके एमसीक्यू में कवर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों एक ही चैप्टर का एमसीक्यू भी आता है, वन शॉट रिवीजन भी आता है, पार्ट्स में छोटे छोटे वीडियोस भी आते हैं, मतलब बहुत मेहनत की जाती है आपके एक एक टॉपिक के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो जो नो फ्रिल अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक इज एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, मतलब ये कि नो फ्रिल अकाउंट में जो सुविधाएं दी जाती हैं ये समाज के किस तबके को ध्यान में रखकर दी जाती हैं या किसका फायदा होता है इसमें। तो भैया क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड का फायदा होता है। नो फ्रिल अकाउंट आपको बता दो, नो फ्रिल अकाउंट का मतलब होता है जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट। हाँ, तो अब जीरो बैलेंस अकाउंट है तो भैया सिंपल सी बात है, बड़ी कंपनियों का कॉर्पोरेट की तो खुला नहीं होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ऐसा कुछ नहीं सुना है अपन ने, है ना। फिर इसके बाद करंट अकाउंट होल्डर के लिए भी नहीं सुना अपन ने, ठीक है। पुअर पीपल के लिए आप कह सकते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी नहीं। मतलब ये कि सिंपल सी बात है, नो फ्रिल अकाउंट का मतलब होता है जिनमें जीरो बैलेंस जो है वो रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगती है। तो इससे बोला जाता है कि ये पुअर पीपल के लिए, गरीबों के लिए नो फ्रिल अकाउंट आप याद रखेंगे। तो देखिए आंसर जो है वो भी पुअर पीपल, मतलब कि नो फ्रिल अकाउंट इज फॉर पुअर पीपल, जहां पर गरीब लोग कम अमाउंट का लेन देन करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द बैंकिंग कंपनी हैज अ रिस्ट्रिक्शन टू सैंक्शन लोन टू, मतलब ये कि एक कोई बैंकिंग कंपनी है जिसने की लोन बेसिकली देने से मनाही करके रखी है। किसको, है ना, बैंकिंग कंपनी किसको लोन नहीं देगी। स्टाफ वर्किंग इन द बैंक उनको नहीं लोन देगी क्या। डायरेक्टर ऑफ द बैंक उनको लोन नहीं देगी क्या। स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड उनको लोन नहीं देगी क्या। प्रोफेशनल्स जो अलग अलग काम करते हैं अलग अलग प्रोफेशन में, क्या उनको लोन नहीं देगी क्या। और नन ऑफ दीज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इनमें से किसे हमारी बैंक्स जो हैं वो लोन नहीं देती, उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बेसिकली आपने सुना होगा बैंक के एम्प्लॉइज को तो बढ़िया लोन मिलता है बैंक से और कम इंटरेस्ट पर भी मिलता है, कंसेशन मिल जाता है बैंक की तरफ से, है ना। डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक जो है इनको लोन की क्या जरूरत है। स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड इसको रोक थोड़ी सकते हैं, ये भी भैया लोन तो ले गई, है ना। प्रोफेशनल्स भी अपना काम करेंगे तो लोन तो लेंगे, तो नन ऑफ दिस इसमें है नहीं। मैं आपको बता दूं कि द राइट आंसर इज बी, मतलब डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक। होता यह है कि एक डायरेक्टर एक बैंक में बहुत ज्यादा प्रभाव रखता है, मतलब ये मान लो कि वो मालिक की हैसियत से ही बैठता है। तो अगर कोई डायरेक्टर है, क्लियर है, और अगर वो बैंक से लोन ले रहा है, वो उसी बैंक का डायरेक्टर है, तो डेफिनेटली डायरेक्टर इतना प्रभावशाली व्यक्ति होता है कि वो ऑपरेशंस को मिसगाइड कर सकता है, ऑपरेशन का मिसयूज कर सकता है, क्लियर है, बैंक में। तो इसलिए बोला जाता है बैंक के डायरेक्टर्स को बैंक से लोन नहीं मिलता। इज इट क्लियर, है ना। वो चाहे तो कहीं और से फाइनेंस की व्यवस्था कर सकते हैं, गवर्नमेंट से ले सकते हैं, लेकिन भैया गवर्नमेंट से इन द सेंस ये कि दूसरा कुछ योजना जुटा के वो पैसा रख सकते हैं, लेकिन भाई यहां पर बैंक से तो लोन उन्हें नहीं मिलता है, क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया डायरेक्टर ऑफ बैंक, इनको लोन नहीं मिलता बैंक से। बैंक्स को कौन नहीं लोन देता, तो आप बताओ। डायरेक्टर ऑफ बैंक्स, ये देखिए बैंकों के डायरेक्टर को। लोन्स ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट गिवन टू लो इनकम ग्रुप आर कॉल्ड। लोन्स ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट गिवन टू लो इनकम ग्रुप्स आर कॉल्ड, मतलब ये कि सिंपल सी बात है, बहुत छोटे तबके या बहुत छोटे ये कह लें कि अमाउंट का जो लोन है वो दिया जाता है स्मॉल इनकम ग्रुप को, जो बहुत कम कमाते हैं। कम आय वाले लोगों को बहुत कम राशि वाले लोन बांटे जाते हैं, बहुत कम अमाउंट वाले लोन बांटे जाते हैं। तो आप बताइए कि उसे क्या कहा जाता है। क्या हम उसे कैश क्रेडिट बोलते हैं,
क्या हम उसे माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं, क्या उसे सिंपल ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, क्या उसे नो फ्रिल लोन्स बोलते हैं? नन ऑफ दीज। तो भैया देखो, नो फ्रिल लोन जैसा तो कुछ भी नहीं होता, नन ऑफ दीज भी इसमें नहीं है क्योंकि एक आंसर मुझे दिख रहा है। सिंपल ओवरड्राफ्ट भी नहीं है क्योंकि भैया ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ज्यादातर तो करंट अकाउंट पे मिलती है ना। और उसके बाद फिर बात करें तो कैश क्रेडिट, तो बिजनेसमैन जो है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी गिरवी रख के अपनी लिमिट बनवाते हैं ताकि वो बिजनेस वर्किंग कैपिटल जो उपयोग में ला सके। तो ओनली आंसर रिमेनिंग विच इज, या ओनली ऑप्शन रिमेनिंग विच इज माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट मतलब सूक्ष्म ऋण। तो सिंपल सी बात है कि वेरी स्मॉल अमाउंट का लोन है ना, और स्मॉल इनकम ग्रुप को मिलता है ना, लो इनकम ग्रुप को मिलता है। तो इसका मतलब ये कैसा क्रेडिट है? माइक्रो क्रेडिट है, मतलब कि सूक्ष्म ऋण है, ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, माइक्रो क्रेडिट इज द राइट आंसर। इनिशियल रीपेमेंट हॉलीडे गिवन टू अ बोरोवर, इनिशियल रीपेमेंट हॉलीडे गिवन टू अ बोरोवर फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इज कॉल्ड। मतलब सिंपल सी बात है कि शुरू में अगर इनिशियल रीपेमेंट हॉलीडे दिया जा रहा है, मतलब शुरुआत में अगर बैंक ये बोल रहा है कि भाई आप अभी पैसा मत चुकाओ, आप 3 महीने के बाद चुकाना। जैसे आप कई बार बड़ा लोन लेते हो ना, है ना, 15-20 लाख का लोन लिया, होम लोन लिया या कुछ भी लोन लिया, तो ऐसे नहीं कि आपने इसी महीने से, अगर मान लो ये जुलाई चल रहा है या अगस्त चल रहा है, तो आपने अगर अगस्त महीने में लोन लिया तो ऐसे नहीं बोलेंगे सितंबर से आपको लोन भरना है। वहां पर हर बैंक अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ जो है वो बेसिकली हॉलीडे देती है पेमेंट के लिए कि भैया आप 2 महीने रुको, उसके बाद पेमेंट देना। 2 महीने का आपको हम टाइम दे रहे हैं, उसके बाद पेमेंट देना शुरू करेंगे। तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो रीपेमेंट हॉलीडे, मतलब पेमेंट चुकाने से जो छूट मिलती है ना, वो बेसिकली कब क्या हिसाब किताब है? तो उसको ईएमआई नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं, ईएमआई नहीं बोलते, एमोर्टाइजेशन भी नहीं बोलते हैं, है ना, सबवेंशन भी नहीं बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? मोरेटोरियम। क्या बोलते हैं? मोरेटोरियम। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि अगर बैंक ने ये कहा है किसी ग्राहक से कि आपने लोन तो आज ले लिया लेकिन लोन की ईएमआई जो है वो 2 महीने बाद से कटना शुरू होगी, तो जो 2 महीने हैं वो क्या कहलाएंगे? मोरेटोरियम कहलाएंगे। ये आप याद रखना। मतलब ये कि इंटरेस्ट और लोन ना चुकाने से कुछ दिन का हॉलीडे या छुट्टी जो है वो बैंक ने दी है ना, क्योंकि अभी शुरुआत में आपने लोन दिया, तो एकदम से अगर आप ईएमआई चुकाओगे तो थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो आप 2-3 महीने में घर का माहौल अच्छा बना लीजिए और फिर जो है आपको लोन जो है वो मिल जाएगा। देखिए, राइट आंसर इज मोरेटोरियम, है ना। मोरेटोरियम मतलब ये कि आप जो है 3 महीने रुकिए, 3 महीने तक अगर आप पैसा, अपने पैसे का जुगाड़ कीजिए और फिर पैसा चुका दीजिए, तो ये मोरेटोरियम कहलाता है। मतलब कुल मिला के लोन चुकाने के लिए मोहलत, इज दैट क्लियर? मोहलत मिलती है बैंक की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। SEZ यूनिट्स कैन नॉट ओपन, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो यूनिट्स हैं, कैन नॉट ओपन फिक्स डिपॉजिट। कर सकते हैं भैया, फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं ओपन कर सकते स्पेशल इकोनॉमिक जोन? करंट अकाउंट बिजनेस क्या ऐसे करेंगे? इसी से करेंगे, है ना। सेविंग बैंक अकाउंट जो है SEZ में हाँ ओपन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन ये क्या है? EEFC, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। ध्यान से, जो लोग इस टर्म को नहीं जानते वो सुन ले। एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, है ना। अब ये एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या है भैया? तो आपको बता दूं कि बेसिकली अगर कोई व्यक्ति, है ना, जो एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में इन्वॉल्व है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, और अगर वो कोई अपना प्रोडक्ट है वो विदेश में भेजता है, विदेश में, तो ऑब्वियसली विदेश से जो है क्या होगी? कमाई भी होगी, है ना। वहां से क्या आएगा? डॉलर आएगा। अब वो कंपनी चाहती है कि उससे ना रॉ मटेरियल है, कुछ सिंगापुर से भी खरीदना है या कहीं से भी कुछ खरीदना है, तो उसके लिए डॉलर पे करने पड़ेंगे, तो फिर वो डॉलर जो है वो सिंगापुर पे कर देगा, ठीक है। अब भैया मतलब ये है कि आपने यहां से यहां कुछ सामान बेचा, विदेश में एक्सपोर्ट किया,
और उसके बदले आपने डॉलर कमाए, है ना, ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, क्लियर है? ये आपने जो एक्सपोर्ट किया है, आप ये याद रखिए, ये जो आपने एक्सपोर्ट किया है, ये क्या किया है, निर्यात किया, ये क्या किया है, आपने डॉलर कमाए हैं, है ना। अब होता ये कि नॉर्मली जब कोई बैंक अकाउंट होता है जैसे कि, तो वहां पर ये डॉलर जैसे ही आता है तो रुपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब रुपी में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वापस से अगर सिंगापुर से कोई माल खरीदना है तो फिर जो है उसे डॉलर में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये लोग भी डॉलर ही लेते हैं। फिर इनको डॉलर दो और फिर उसके बाद यहां पे जो है इन्हें सामान मिल पाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि बीच में जो है एक फैसिलिटी दे दी जाती है और वो है आपकी EEFC, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। अब ये एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या होता है भैया? तो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट का मतलब है कि बेसिकली अगर कोई व्यक्ति एक्सपोर्ट करता है, उसे फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट मिलता है और वो उसे फॉरेन करेंसी में ही रखना चाहता है, बदलना नहीं चाहता, तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, है ना। अब ये जो SEZ है, ये क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स हैं, SEZ यूनिट्स जो हैं, और ये सारे अकाउंट खोल सकती हैं, पर ये एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट नहीं, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट योजनाओं के आधार पर SEZ खुलते हैं, क्लियर है। और विदेशों से जो है उनका ये जो लेन देन है वो EEFC के तहत नहीं होता, क्योंकि ये जो है एक तरह से करंट अकाउंट की तरह ही बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? करंट अकाउंट की तरह बिहेव करता है, क्लियर है। तो आप याद रखेंगे ये है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, जो है SEZ यूनिट नहीं खोल सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए EEFC, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। एक्सचेंज का मतलब वही है विदेशी मुद्रा, अर्नर्स मतलब जो विदेशी मुद्रा में कमाता है, और फॉरेन करेंसी अकाउंट मतलब जो कि भैया एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट मतलब कि जो विदेशी मुद्रा में कमाता है और उसी विदेशी मुद्रा में वो अपना अकाउंट को रखना चाहता है ताकि आगे भी वो इसी में खर्च कर सके, तो उसे जो है EEFC बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म जो है आप जरूर याद रखिएगा। EFC अकाउंट कैन ऑफर, EEFC जो अकाउंट है वो कितना इंटरेस्ट ऑफर करता है? तो थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो मैंने बताया कि EEFC जो है वो बेसिकली एक करंट अकाउंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? करंट अकाउंट। और आपको तो पता है कि करंट अकाउंट में 3% इंटरेस्ट नहीं मिलता, 8% भी नहीं मिलता, 10% भी नहीं मिलता, 6% भी नहीं मिलता, 0% इंटरेस्ट मिलता है ना। EEFC अकाउंट बिहेव्स लाइक अ करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट की तरह बिहेव करता है। और जब ये करंट अकाउंट की तरह बिहेव करता है भाई साहब, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा? आपका EEFC, मतलब इसमें कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, 0% इंटरेस्ट जो है वो देता है, क्योंकि करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, हम समझते हैं। चलिए नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट। An exchange earner foreign currency account can be held only in the form of, exchange earner foreign currency जो अकाउंट है वो इनमें से किस फॉर्म में हो सकता है? क्या FCNR के फॉर्म में होता है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट? तो आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो है वो बेसिकली होता है टर्म डिपॉजिट, है ना। टर्म डिपॉजिट मतलब ये कि इससे बार बार पैसा नहीं निकाल सकते। FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, है ना, और 1 से 5 साल तक का इसका टाइम पीरियड है, 1 to 5 years। फिर उसके बाद बात करते हैं करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट थोड़ा थोड़ा आंसर लग रहा है, लेकिन इस पे आते हैं हम अभी। सेविंग बैंक अकाउंट मतलब ये कि क्या सेविंग बैंक अकाउंट हो सकता है क्या? तो नहीं भैया, सेविंग अकाउंट भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि जो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में जो है बेसिकली रुपी में पैसा जमा होगा। किस में जमा होगा? रुपी में पैसा जमा होगा। और यहाँ पर ये जो EEFC है इसमें विदेशी करेंसी जमा होती है, और EEFC तो ये खुद ही है, तो ये जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, और ये भी आंसर नहीं है। तो राइट आंसर इज करंट अकाउंट।
क्योंकि भैया व्यापार कर रहे हैं। मैंने बोला ना, एक व्यापारी जब अपना माल बनाता है और विदेश में भेजता है और वहां से वो डॉलर कमाता है, लेकिन अब इसे इस डॉलर से ही विदेशों से, दूसरे देश से कहीं से कुछ सामान खरीदना है, तो ये व्यक्ति जो बार बार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता रहता है, ये कभी नहीं चाहेगा कि इसका पैसा रुपये में कन्वर्ट हो। और साथ में वो ये भी चाहता है कि बार बार वो पैसे का लेन देन भी करता रहे। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन्हें बार बार या तो पैसा भेजना है या मंगाना है या परचेज करनी है या सेल करनी है। तो भैया ये सब के लिए जो है, मतलब इंटरनेशनल लेवल के लिए बिजनेस करने के लिए जो करंट अकाउंट है वो क्या कहलाता है? EEFC कहलाता है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए करंट अकाउंट। EEFC is a facility provided to the foreign exchange earners including exports to credit of, है ना, ये जो है यहां पर ब्लैंक है, एक्सचेंज अर्निंग्स टू द अकाउंट। EEFC फैसिलिटी, मतलब ये EEFC फैसिलिटी है, EEFC जो अकाउंट है ये क्या करता है, क्या देता है? ये जो विदेशी मुद्रा से जो कमाते हैं, विदेशी मुद्रा से मतलब जो अपना सामान विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहां से उन्हें विदेशी मुद्रा मिल रही, तो वो जो विदेशी मुद्रा से कमाते हैं, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, मतलब ये कि जब वो निर्यात करते हैं तो उन्हें डॉलर मिलता है ना। टू क्रेडिट ऑफ, मतलब ये कि अब उन्हें कितना मिला? डॉलर मिला, वहां से क्या मिला? डॉलर मिला। तो एक्सपोर्ट में जब डॉलर मिला, टू क्रेडिट, मतलब ये क्या करता है? EEFC प्रोवाइड करता है एक सुविधा जिसमें वो डॉलर जो कमाए गए हैं उसका कितना % एक्सचेंज अर्निंग जो है वो अकाउंट में ले सकता है। मतलब ये कि एक्सचेंज अर्निंग फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो है ये कितना % डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता है, मतलब डॉलर से सीधा डॉलर में। तो भैया 75% नहीं, 90% नहीं, 80% नहीं, और नन ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे सामने दिख रहा है 100%। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि जो EEFC अकाउंट है जो आपके लिए नया है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पर एक बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर जो अपना सामान बना के विदेशों में बेचता है और वहां से वो डॉलर्स में या विदेशी करेंसी में पैसा कमाता है, तो उसको ये सुविधा होती है कि वो जो उसने 100% जो कमाया है, डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज जो कमाया है, उस फॉरेन एक्सचेंज को वो बेसिकली यहां, मतलब कि इस अकाउंट में जमा कर सकता है, वो भी पूरा 100% पैसा वो जमा कर सकता है। तो जब पूरा 100% पैसा जमा कर सकता है तो इसका मतलब ये कि सिंपल, द राइट आंसर इज डी। डी जो है इसका सही आंसर है, सही आंसर आप याद रखेंगे, डी इज द राइट आंसर। ओके, देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार, ये डी जो है वो करेक्ट आंसर है। मतलब ये कि पूरा 100% पैसा जो उसने विदेश से कमाया है वो इसमें यहां उसे कन्वर्ट कर सकता है। कौन से अकाउंट में? EEFC अकाउंट में। इन स्मॉल अकाउंट बैलेंस इन सच अकाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट एक्सीड। अब देखो सिंपल सी बात है, कुछ होते हैं स्मॉल अकाउंट्स, है ना, स्मॉल इनकम ग्रुप के लिए जो खोले जाते हैं। तो स्मॉल अकाउंट्स बैलेंस इन सच अकाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट एक्सीड, मतलब स्मॉल अकाउंट के जो अमाउंट होते हैं, है ना, स्मॉल अकाउंट के होते हैं, उनमें कितना अमाउंट जो है वो कम, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दूं कि ये नन ऑफ दीज तो नहीं है, 25,000 भी नहीं है क्योंकि ये बहुत कम हो जाएगा, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगा तो करेंगे क्या? 10,000 कुछ ज़्यादा कम हो जाएगा, 1 लाख कुछ ज़्यादा हो जाएगा, वो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो 50,000 है, 50,000 रुपीज़। मतलब स्मॉल अकाउंट्स में जो बैलेंस इन सच अकाउंट एट एनी पॉइंट, मतलब ये कि आप 10,000 5,000 करके जमा करो, लेकिन बैलेंस कभी भी 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। स्मॉल सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जो होते हैं, है ना, तो ये जो है वो इनमें 50,000 से ज्यादा एक टाइम में बैलेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो हो गया राइट आंसर कि स्मॉल अकाउंट्स में एक टाइम में कितना बैलेंस मैक्सिमम रह सकता है? 50,000, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। चलिए नेक्स्ट, एन अकाउंट इज कंसीडर्ड इनएक्टिव और अनक्लेम्ड व्हेन देयर इज नो ट्रांजैक्शन थ्रू
इट फॉर मोर देन, मतलब ये कि एक अकाउंट इनएक्टिव कहलाएगा अगर उसमें कब तक ट्रांजैक्शन ना हो, कितने समय तक अगर लगातार ट्रांजैक्शन ना हो तो उस अकाउंट को इनएक्टिव कह देते हैं। इनएक्टिव अकाउंट का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। इनएक्टिव, तो इनएक्टिव मतलब क्या है, ये कि एक जो कस्टमर है ना, ये कस्टमर है एक्स, तो जो कस्टमर एक्स है वो अपने बैंक अकाउंट में, क्या बात है, ट्रिपल सी बना दिया मैंने, अकाउंट में वो पैसा डिपॉजिट तो कर सकता है, डिपॉजिट जो है वो अलाउड है, डिपॉजिट जो है वो अलाउड है, लेकिन क्या अलाउड नहीं है, तो भैया यहां पर विड्रॉल अलाउड नहीं है। मतलब ये जो कस्टमर है ये पैसा डिपॉजिट तो कर सकता है, ये अलाउड है, बिल्कुल डिपॉजिट 100% अलाउड, लेकिन कस्टमर चाहे कि भैया विड्रॉ कर ले पैसा, विड्रॉल जो है वो अलाउड नहीं है, नहीं है, मतलब विड्रॉल नहीं कर सकता इस अकाउंट से। क्योंकि क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें काफी समय से पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, इनएक्टिव हो गया ये अकाउंट। तो पूछा गया है एग्जाम में कि भैया ऐसा वो अकाउंट जिसमें सिर्फ डिपॉजिट की सुविधा रहेगी, फिर आप पैसा निकाल नहीं पाओगे, उसे इनएक्टिव अकाउंट बोलते हैं। तो इनएक्टिव कब हो जाता है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है दोस्तों 12, 6, 18, 24, 12 मंथ्स, 12 महीने, क्लियर है। 12 महीने तक लगातार अगर किसी बैंक अकाउंट में कोई गतिविधि नहीं होती तो भैया ये अकाउंट जो है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ये आप याद रखिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 12 महीना, राइट आंसर। एन अकाउंट इज कंसीडर्ड डोरमेंट अकाउंट, एक अकाउंट जो है वो डोरमेंट माना जाएगा, डोरमेंट अकाउंट। अच्छा, इससे पहले मैंने अभी आपको यह भी लिखाया था, डोरमेंट अकाउंट लिखवाया था, और अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था इनएक्टिव अकाउंट। तो भैया डोरमेंट इनएक्टिव तब हो जाता है जब 12 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन ना हो, 12 मंथ्स तक कोई ट्रांजैक्शन ना हो। और इनएक्टिव में क्या होता है, ओनली डिपॉजिट्स आर अलाउड, क्या अलाउड है, डिपॉजिट अलाउड है, ओनली डिपॉजिट अलाउड है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है डोरमेंट अकाउंट में, यहां पर, और डोरमेंट में डिपॉजिट, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा कलर जो है आपके लिए मैं येलो ले लेता हूं, डिपॉजिट जो है वो बेसिकली नहीं कर सकते, और साथ साथ में विड्रॉल जो है वो भी नहीं कर सकते। मतलब ये कि डिपॉजिट नॉट अलाउड, विड्रॉल नॉट अलाउड, किसमें, डोरमेंट अकाउंट में। यहां इस अकाउंट में मतलब कि इनएक्टिव अकाउंट में आप सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हो, ओनली डिपॉजिट आर अलाउड, लेकिन यहां डिपॉजिट एंड विड्रॉल बोथ आर नॉट अलाउड, किसमें, डोरमेंट अकाउंट में। अब मैंने आपको सिखाया था कि भैया अगर 12 महीने तक लगातार कोई भी ट्रांजैक्शन अगर अकाउंट में नहीं होते हैं तो भैया ये जो है वो बेसिकली कौन सा, इनएक्टिव अकाउंट कहलाता है। लेकिन अगर 24 महीनों तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होते, 24 मंथ्स तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं तो उसे डोरमेंट अकाउंट कहा जाता है। मतलब आर डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। आप चाहे तो आंसर चेक कर सकते हैं, ये रहा सही आंसर। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई, ईएमआई ये तो आप ही बता सकते हो भाई साहब, आप लोग सब
चाहे तो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये EMI का फुल फॉर्म क्या है। तो EMI का फुल फॉर्म है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है क्या? देखते हैं। इक्वल मंथली इनकम नहीं है, इक्वेटेड मंथली इंसेंटिव भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, दिस इज द राइट आंसर, है ना। ये सही आंसर है भाई साहब, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI, है ना। वैसे आपको पता होगा सब लोग EMI वाले हैं आजकल, है ना, सब लोग EMI से सामान लेते हैं और डिपॉजिट भी करते हैं EMI। तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, है ना, एक बराबर इंस्टॉलमेंट होती है और हर महीने आती है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट EMI। ओके, आपने ये चेक भी कर लिया, आंसर एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्सनल लोन्स आर कॉल्ड एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? जो पर्सनल लोन्स हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं? पर्सनल लोन सिग्नेचर लोन कहलाते हैं क्या? हां, कहलाते हैं। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन कहलाते हैं क्या? हां, कहलाते हैं। पर्सनल लोन कंज्यूमर लोन कहलाते हैं क्या? जी हां, कहलाते हैं। तो इसका मतलब द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। पर्सनल लोन को सिग्नेचर लोन भी बोलते हैं, सिक्योर्ड लोन भी बोलते हैं, कंज्यूमर लोन भी बोलते हैं। तो भैया जो सही आंसर है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मतलब ऑल ऑफ दी अबव, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर? ये ऑल ऑफ दी अबव, है ना। पर्सनल लोन को इन सभी नामों से जाना जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन ड्यूरेशन फॉर पर्सनल लोन? पर्सनल लोन का अधिकतम जो अवधि है वो क्या है? तो ये भाई साहब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। 1 to 5 ईयर, 2 to 4 ईयर, 1 to 8 ईयर, 1 to, देखिए 2 to 4 ईयर तो नहीं है, क्योंकि 1 साल का भी लोन हो जाता है। अगर आपने बाइक ली है या कुछ तो 1 साल का तो हो जाता है। लेकिन अगर आपने 2 to 4 ईयर, 2 से 4 वर्ष का किया है, तो ये 2 से 4 वर्ष तो करेक्ट नहीं है, पक्की बात। 1 से 8 भी हो सकता है, 1 से 10 भी हो सकता है, लेकिन 1 से 8 का ऑप्शन यहां पर नहीं है, मतलब होता नहीं है। 8 साल के लिए कोई भी बाइक कार फाइनेंस नहीं होती, 10 साल के लिए भी नहीं। तो बेसिकली जो पर्सनल लोन का जो हिसाब किताब है वो इस ऑप्शन में जो सही है वो 1 से 5 साल तक यहां पे सही है ना। तो दिस इज द राइट आंसर, 1 to 5 ईयर। मतलब ये कि मैक्सिमम लोन ड्यूरेशन जो इन ऑप्शंस में दी है, वैसे तो 7 ईयर होती है, लेकिन इन ऑप्शन में जो दी है वो 5 ईयर्स है। इज दैट क्लियर? तो ये 5 साल जो है वो इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड है। ओके, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। राइट आंसर इज 1 to 5 ईयर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट परमिटेड अंडर द पर्सनल लोन इन इंडिया? मतलब ये कि भारत में पर्सनल लोन के लिए अधिकतम राशि जो स्वीकृत है वो कितनी है? तो आइए देखते हैं। डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द बोरोअर। क्या बात है, मतलब ये कि ये इनकम पर डिपेंडेंट है बोरोअर के कि भैया उसको पर्सनल लोन मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है। फिर मैक्सिमम अमाउंट इज सच दैट EMI इज नॉट मोर देन 40 to 50% ऑफ द मंथली इनकम। मतलब ये कि उनकी मंथली इनकम पर डिपेंडेंट भी करता है, और मंथली इनकम की जो 40 to 50% EMI होनी चाहिए। मतलब किसी की अगर मंथली इनकम 10,000 है तो 4 से 5,000 की EMI बन सकती है, और किसी की इनकम अगर 50,000 है तो 25 से 30,000 की EMI बन सकती है, या 20 से 25,000 की, लेकिन इससे ज्यादा की EMI नहीं बन सकती, है ना। तो इतना जो है EMI बने उतना लोन दिया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही आंसर सही होने चाहिए। डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द बोरोअर, और ये जो मैक्सिमम अमाउंट इन सच दैट EMI इज नॉट मोर देन 40 to 50% ऑफ द मंथली इनकम। मतलब उनकी मासिक आय की 40 से 50% तक जो है वो होनी चाहिए। तो देखते हैं। राइट आंसर इज बोथ, मतलब कि A and B बिल्कुल सही है। मतलब ये दोनों ही आंसर जो है वो सही है ना। और इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? ये है। क्लियर है? चलिए, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
what is the status of interest rate on personal loan as compared to the home and car loan? होम लोन और कार लोन के कंपैरिजन में पर्सनल लोन के इंटरेस्ट का लेवल क्या है, स्टेटस क्या है? किस किस के कंपेयर में? होम लोन और कार लोन। अब ये दोनों जो होम लोन और कार लोन है, इसके कंपैरिजन में पर्सनल लोन का इंटरेस्ट ज्यादा है कि कम है? तो देखो, हायर देन होम लोन एंड कार लोन, लोअर देन, देखो ये बहुत ही कम, वैसे भी होम लोन और कार लोन जो है बहुत कम इंटरेस्ट पर रहते हैं, ठीक है। इक्वल तो होता नहीं है, तो ये संभव नहीं है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ये भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। अब आप डिसाइड कर लो कि भैया होम लोन की किस्त जो है वो बेसिकली आपके पर्सनल लोन से ज्यादा होती है कि कम होती है? तो ऑब्वियसली, सॉरी इंटरेस्ट बोलना चाहिए मुझे, किस्त नहीं बोलना चाहिए, इंटरेस्ट। होम लोन का जो इंटरेस्ट है, सॉरी वो पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट है, ये पर्सनल लोन का इंटरेस्ट होम लोन और कार लोन से ज्यादा होता है कि कम होता है? तो देखो तय बात है, होम लोन का बहुत ही कम होता है। मान लो इसका अगर थोड़ा सा बराबर भी हो, ज्यादा भी हो, लेकिन इसका तो कम होता है। और दोनों को साथ में कंपेयर करने को बोला है, होम लोन एंड कार लोन। तो पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट है होम लोन और कार लोन से ज्यादा होता है, कम होता है, तो आप लिखोगे हायर देन होम लोन एंड कार लोन्स। मतलब ये कि घर के लिए जो लोन लेते हो, कार के लिए लोन लेते हो, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो पर्सनल लोन में होता है। कहीं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर ज्यादा तो बोल सकता हूं, ज्यादा इंटरेस्ट होता है। क्लियर है? आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में कब मिलेंगे? तो जी हां दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखा है, उनके लिए एक संदेश है कि आप चाहें तो बेसिकली magnetbrains.com की वेबसाइट पर जाइए, है ना, जहां पर आपको लिखना है www.magnetbrains.com। इस तरह से जो है ये ओपन होगा, है ना। और जैसे ही ये पेज ओपन होता है तो यहां पर इस तरह से अलग अलग एग्जाम्स की कैटेगरी जो है वो ओपन होंगी। और जैसे ही ये कैटेगरी ओपन होती है तो आप बैंक एंड इंश्योरेंस पर जो है वो क्लिक करेंगे, तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है वो मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि भैया रीजनिंग मिल गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिल गया, बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मिल गए। तो फिर आप बैंक के इस टैब पर जो है वो क्लिक करेंगे, वॉच नाउ। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो इस तरह से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा जो है ये ओपन हो जाएगा, है ना। और यहां पर सारे कोर्स कंटेंट जितने भी हमने चैप्टर अपलोड किए हैं, जितने भी जो है वीडियोस अपलोड किए, सीक्वेंस में आपके सामने दिए हुए, ठीक है। और ये जो भी आपको लेक्चर देखना है आप देख सकते हो। जैसे ही आपने किसी लेक्चर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वीडियो ओपन होगा, सर आपको पढ़ाएंगे, देखिए सर पढ़ा रहे हैं, है ना, कौन से सर पढ़ा रहे हैं। तो अब आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। और मेरी आपसे इल्तजा ये है, रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे इस सोशल वर्क में हमारा हाथ बटाएं। जी हां, सोशल वर्क, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स इज डेडिकेटेड फॉर फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो आप भी ध्यान रखिए कि हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमें पूरा सपोर्ट कीजिए और हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और फैला दीजिए उन लोगों तक जो ये कहते हैं कि शिक्षा पैसे के बिना संभव नहीं है। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।